अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सेकेंड ईयर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पोर्ट एंड मूवमेंट के बारे में। ये टॉपिक एमडी कैट, नम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि मसल्स आर द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैविंग डैश ओरिजिन। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो एम्ब्रे होता है उसकी हमारे पास कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर होती हैं। एक हमारे पास होती है जो आउटर होती है, आउटर मोस्ट इज़ कॉल्ड एज एक्टोडर्म। जो हमारे पास इनर मोस्ट होती है विच इज़ कॉल्ड एज एंडोडर्म। और जो सेंटर वाली होती है, मिडल वाली, उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म बोलते हैं। हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन्हीं 3 लेयर से क्या होते हैं? डिराइव होते हैं। तो सवाल यह है कि मसल्स जो हैं वो किस से ओरिजिनेट करते हैं? एक्टोडर्म से, मीजोडर्म से या एंडोडर्म से? स्टूडेंट, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि एक्टोडर्म से हमारे पास क्या अराइज होता है? न्यूरल सेल्स और स्किन। एंडोडर्म से हमारे पास लंग्स, लिवर एंड पेंक्रियाज। जबकि मीजोडर्म से हार्ट, ब्लड वेसल एंड स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल कहाँ से अराइज हो रहे हैं हमारे पास? ये हो रहे हैं मीजोडर्म से। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? बीटा। स्टूडेंट, इसका निमोनिक क्या है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं? मीजोडर्म लिखते हैं, मीजोडर्म लिखते हैं। मीजोडर्म का पहला लफ्ज़ है एम, तो इस एम से बनता है हमारे पास मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। इसी तरह हमारे पास ये एस है एक लफ्ज़ छोड़ के, इससे हमारे पास बनता है स्केलेटल सिस्टम, एस से स्केलेटल सिस्टम। और ये हमारे पास है आर, इससे बनता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मीजोडर्म से हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं, इसके नाम के अंदर ही है। एम से मस्कुलर सिस्टम, एस से स्केलेटल सिस्टम और आर से रिप्रोडक्टिव। सवाल था कि मसल्स किससे अराइज होते हैं? तो मसल अराइज होते हैं मीजोडर्म से। जबकि एक्टोडर्म से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और स्किन, और एंडोडर्म से हमारे पास जीआईटी के स्ट्रक्चर्स राइज होंगे, लंग्स, लीवर एंड पेंक्रियाज। तो इसका आंसर है बीटा। आप चलते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जॉइंट्स हैव नो जॉइंट कैविटी। कौन से जॉइंट की किस्म की, किस टाइप ऑफ जॉइंट की कोई जॉइंट कैविटी नहीं होती? ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट्स हैं। एक हमारे पास है फाइब्रस जॉइंट्स, जो कि हमारे पास होते हैं बिटवीन द स्कल बोन्स के दरमियान में। और ये हमारे पास जो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं ये शॉर्ट फाइबर्स से जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, और इनके अंदर हमारे पास कोई। इसके अलावा स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिब केज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 7 जो पेयर ऑफ रिब्स हैं दे आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स। 8 से 10 पेयर ऑफ रिब्स को फॉल्स रिब्स बोलते हैं। जबकि आखिरी 2 जो हैं ये फ्लोटिंग रिब्स हैं, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं 11th और 12th। चूँकि ये पोस्टीरियरली तो अटैच होती हैं वर्टेब्रल कॉलम के साथ, लेकिन एंटीरियरली अटैच नहीं होती स्टर्नम के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्सेप्ट, कि ये हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सी चीज़ नहीं होती। इसी तरह हमारे पास जो एक चीज़ याद रखने वाली है वो है कि जो ए बैंड है उसकी लेंथ में चेंज नहीं आता। सही है, ए बैंड की लेंथ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? ए लाइन, ए बैंड। आई बैंड हमारे पास क्या होता है? आई बैंड क्या होगा? शॉर्ट होगा। लेकिन एक चीज़ है जो कि सेम रहेगी, और वो हमारे पास क्या है? एम लाइन है। हमारे पास जो एम लाइन है वो क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। एम लाइन इज इक्वल टू अनचेंज। अब स्टूडेंट, दूसरी डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि एम लाइन कौन सी होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द एम लाइन, जो कि मायोसिन फिलामेंट को दरमियान से 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर रही है। ये हमारे पास एम लाइन है। तो ये हमारे पास क्या रहती है? सेम रहती है, क्योंकि ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिन फिलामेंट एंड मायोसिन फिलामेंट ये यहाँ पे होते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा गलत है। आई बैंड शॉर्टन, तो ये हमारे पास सही है कि आई बैंड क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। इसी तरह जेड लाइन गेट क्लोजर, ये जेड लाइन है, एक दूसरे के करीब जाएंगी। ये भी आंसर हमारे पास क्या है? सही है ये भी स्टेटमेंट। ए बैंड रिमेन अनचेंज, इसका मतलब क्या है कि ए बैंड जो है वो सेम रहेगा। तो जिस तरह के मैंने बताया था कि ए बैंड के अंदर हमारे पास क्या आता है? एक्टिन फिलामेंट भी आते हैं और मायोसिन फिलामेंट भी आते हैं। तो ये हमारे पास अनचेंज रहेगा, ये भी सही है। डेल्टा ऑप्शन है एम लाइन डिसअपीयर। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एम लाइन जो है वो डिसअपीयर नहीं होती, बल्कि क्या रहती है? अनचेंज रहती है। तो एम लाइन रिमेन अनचेंज, ये सेंटर के अंदर ही रहेगी, डिसअपीयर नहीं होगी। इस वजह से हमारे पास आंसर कौन सा सही है? डेल्टा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है कि साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ पेल्विक गर्डल इज। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो पेल्विक गर्डल है, ये पेल्विक बोन्स हैं हमारे पास, ये दोनों पेल्विक बोन्स हैं। ये किसके साथ अटैच हैं? ये हमारे पास अटैच हैं सैक्रम के साथ। तो साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ पेल्विक गर्डल इज सैक्रम, जो कि हमारे पास किसका पार्ट है? वर्टेब्रल कॉलम का पार्ट है, सबसे एंड पे हमारे पास।
तो ये हमारे पास इसका आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बीटा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्मॉल बोन्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्कल विच डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ द हेड, कि एक ऐसी स्मॉल बोन जो कि बेस ऑफ द स्कल के ऊपर मौजूद है, विच डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन ऑफ द हेड, जो किसी भी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती। स्टूडेंट ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि हायोइड बोन है, ये हमारे पास बेस ऑफ द स्कल के ऊपर जो है वो मौजूद है और ये किसी भी बोन ऑफ द हेड के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही। तो इस वजह से इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, हायोइड होगा। जबकि बाकी ऑप्शन को अगर देखते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज, ये हमारे पास ईयर की बोन्स हैं, यानी कि मेलियस, इनकस और स्टेपीज तीनों MIS, ये हमारे पास ईयर की बोन्स हैं। इस वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, लेकिन हमारे पास हायोइड वो बोन है जो कि बेस ऑफ द स्कल के अंदर मौजूद है, ईयर के अंदर मौजूद नहीं है और जो आर्टिकुलेट नहीं करती किसी भी बोन ऑफ द हेड के साथ। इसलिए आंसर इसका क्या है, बीटा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है क्लेविकल कनेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्लेविकल बोन है और पीछे हमारे पास जो पड़ी है इसके, ये हमारे पास कौन सी बोन है, इट इज़ कॉल्ड एज स्कैपुला। और इस साइड पे आप देख सकते हैं जो बोन है विच इज़ कॉल्ड एज स्टर्नम, ये हमारे पास कौन सी बोन है, स्टर्नम है। तो क्लेविकल स्टर्नम बोन को, यानी कि ये वाली जो बोन स्टर्नम है सेंटर में जो लाई कर रही है, इसको कनेक्ट कर रही है विद द स्कैपुला, स्कैपुला और स्टर्नम को आपस में कनेक्ट कर रही है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या आएगा, बीटा। क्लेविकल कनेक्ट स्कैपुला विद स्टर्नम। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल सेल्स इन्वॉल्विंग ATPase एक्टिविटीज, कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का कंपोनेंट है जो कि ATPase एक्टिविटी इसके अंदर होती है। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मायोसिन का हेड है जिसके ऊपर हमारे पास क्या ADP आगे जुड़ रहा है और उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन वर्क टुगेदर टू ब्लॉक द मायोसिन बाइंडिंग साइड ऑन द एक्टिन। तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे ही कैल्शियम आयन बाइंड करता है ट्रोपोनिन के साथ, तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स साइड पे होते हैं और एक्सपोज कर देते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइड को। तो उस वक्त हमारे पास क्या करता है, मायोसिन का हेड जाके अटैच हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का कंपोनेंट है जिसके ऊपर ATPase एक्टिविटी होती है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, मायोसिन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड अ मसल दैट इज फाउंड कॉन्टिन्यूस विद द टेंडन, कि हमारे पास वो कौन सी कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग है जो मसल के इर्द गिर्द मौजूद होती है और वो टेंडन के साथ जुड़ी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसल के इर्द गिर्द हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यू की रैपिंग है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है एपीमाइसियम, और टेंडन के साथ क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ये जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम इज अ कनेक्टिव टिश्यू रैपिंग अराउंड अ मसल, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक रैपिंग है जो मसल को सराउंड कर रही है और जो कॉन्टिन्यूस है, साथ जुड़ी हुई है किसके, टेंडन के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है, बीटा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज लाइक, कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलता जुलता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, नो राइबोसोम्स। इसी तरह हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, दे एग्जिबिट अ हाईली स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न। तो इनका हमारे पास कौन सा पैटर्न होता है, हाईली स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास हाईली स्पेशलाइज्ड रिपीटिंग पैटर्न है। तो ये किससे मिलता जुलता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि ऑस्टियोसाइट्स डेवलप फ्रॉम। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप बोन सेल टाइप्स देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है ऑस्टियोजेनिक सेल। ये क्या है, दीज आर द स्टेम सेल्स, दे डेवलप इनटू एन ऑस्टियोब्लास्ट। सबसे पहले हमारे पास बोन के जो सेल्स ओरिजिनेट करते हैं वो हमारे पास ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं जो कि क्या बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ये ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, ये फॉर्म बोन टिश्यू, ये हमारे पास बनाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। यानी कि ऑस्टियोसाइट किससे मिलकर बने होते हैं, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट। जबकि हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, ये फंक्शन इन रीजॉर्प्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैट्रिक्स, ये डिस्ट्रॉय करते हैं बोन के मैट्रिक्स को। जबकि हमारे पास जो ऑस्टियोसाइट हैं ये मेंटेन करते हैं। तो ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ऑस्टियोसाइट मेंटेन करते हैं बोन टिश्यू को, जबकि ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, रिजॉर्ब करते हैं। तो सवाल क्या था, ऑस्टियोसाइट कहाँ से डेवलप होते हैं, तो ऑस्टियोसाइट डेवलप फ्रॉम ऑस्टियोब्लास्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन
फॉर्मिंग सेल्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है कि इरेगुलर स्ट्राइएशंस एंड इनवॉलंटरी कंट्रोल इज रिलेटेड टू। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इनवॉलंटरी कंट्रोल कौन कौन से मसल के अंदर होता है। तो स्मूथ मसल के अंदर इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, कार्डियक मसल सेल्स के अंदर क्या होता है, इनवॉलंटरी कंट्रोल होता है, जबकि स्केलेटल मसल के अंदर इनवॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। इस वजह से बीटा ऑप्शन जो है ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात आ जाती है दो तरह के मसल सेल्स के दरमियान में, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। स्मूथ मसल का नाम ही स्मूथ इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर कोई भी स्ट्राइएशन नहीं होती, नो स्ट्राइएशंस, नो स्ट्राइएशन, इस वजह से इसका नाम क्या है, स्मूथ है। जबकि कार्डियक मसल के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं। एक पिक्चर के जरिए से हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह से इरेगुलर स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं। स्टूडेंट, इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्राइएशन है, लेकिन ये रेगुलर स्ट्राइएशन है, यानी कि बराबर फासले के ऊपर हमारे पास स्ट्राइएशन जो हैं मौजूद हैं, ये जो डिवाइड कर रहे हैं एक सेल को दो सेल्स के अंदर। ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर स्ट्राइएशन नहीं है, दीज आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल सेल्स। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइएशन मौजूद हैं लेकिन इरेगुलर हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इरेगुलर स्ट्राइएशंस। तो ये जो हमारे पास रेगुलर स्ट्राइएशंस हैं ये मौजूद होती हैं स्केलेटल मसल के अंदर, स्केलेटल मसल के अंदर, और स्मूथ जिसके अंदर स्ट्राइएशन होती नहीं है ये तो स्मूथ मसल सेल्स हैं, और इरेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं कार्डियक मसल के अंदर, दे आर प्रेजेंट इन द कार्डियक मसल सेल। तो 12 का आंसर हमारे पास क्या है, कार्डियक मसल सेल्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। इंक्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, लॉस ऑफ सेंसेशंस एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ। ये हमारे पास 3-4 चीज़ें हैं, इंक्रीज एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, लॉस ऑफ सेंसेशन और रेस्पिरेटरी अरेस्ट। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मसल फटीग। मसल फटीग क्यों होती है, ये होती है ड्यू टू अकमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमारे पास जब एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ हमारे पास स्विच हो जाती है। तो होता यह है कि लैक्टिक एसिड उसकी वजह से अकमुलेट होना स्टार्ट होता है। वो लैक्टिक एसिड मसल्स के अंदर इकट्ठा होकर क्या कराता है, मसल फटीग, थकावट कराता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अगर सामने देखते हैं तो ये हमारे पास है टेटनस। टेटनस क्यों होता है, ये होता है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई है इसकी वजह से होता है। और आमतौर पे जब एक्सीडेंट वगैरह होता है तो इसके फैलने का ख़तरा होता है, टेटनस के होने का ख़तरा होता है, इस वजह से टेटनस की वैक्सीन हम लोग लगवाते हैं। मसल क्रैम्प्स क्यों होते हैं, ये इस वजह से होते हैं क्योंकि ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड ग्लूकोज लेवल जब कम होगा तो होता ये है कि इंटायर मसल जो है वो टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन शो कराता है, मसल क्रैम्प्स। जबकि मस्कुलर टेटनी ये एक ऐसी डिजीज़ है जो होती है लो कैल्शियम इन द ब्लड, और इसके अंदर यानी लो कैल्शियम इन ब्लड में कैल्शियम की कमी की वजह से मस्कुलर टेटनी होती है, जबकि ब्लड में ग्लूकोज की कमी की वजह से मसल क्रैम्प होते हैं। अब टेटनी, मस्कुलर टेटनी लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड की वजह से हो गई। इसकी वजह से क्या होता है कि एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, लॉस ऑफ सेंसेशन और रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने का खतरा होता है। इस वजह से 13 का आंसर हमारे पास क्या है, बीटा। तो ये इन दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है, मसल क्रैम्प्स लो ब्लड ग्लूकोज लेवल और मस्कुलर टेटनी लो ब्लड कैल्शियम लेवल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं कि व्हेन मसल कॉन्ट्रैक्ट थिक एंड थिन फिलामेंट्स अंडरगो, इनके दरमियान में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसका आंसर है अल्फा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। पहला हमारे पास है बोथ आर इनइलास्टिक, दूसरा बोथ आर इलास्टिक, तीसरा है बोथ आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू फिब्रिल्स, डेल्टा बोथ आर मेड अप ऑफ टाइप 2 कोलेजन फाइबर्स। तो एक चीज़ याद रखनी है कि दोनों के पास हमारे पास जो कोलेजन फाइबर हैं वो डिफरेंट होते हैं, टाइप 2 नहीं होते। इसका करेक्ट आंसर क्या है, चार्ली, कि दोनों स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रिल्स हैं। लिगामेंट क्या करते हैं, लिगामेंट बोन को बोन से ज्वाइन करते हैं, जो लिगामेंट्स हैं, और जो टेंडन है वो क्या करते हैं, बोन को मसल के साथ ज्वाइन करते हैं, बोन को मसल के साथ ज्वाइन करते हैं, ये टेंडन है। तो दोनों क्या हैं, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रिल्स हैं। MCQ नंबर 16 क्या है कि नी कैप इज़ अ कॉमन नेम यूज्ड फॉर। स्टूडेंट, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नी कैप है जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, पटेला। तो हमारे पास पटेला एक ऐसी बोन है जिसको हम क्या बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, ये नी के ऊपर मौजूद होती है, तो पटेला इज़ द नी कैप। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ओनली मूवमेंट पॉसिबल इन पिवट जॉइंट इज। पिवट जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट पॉसिबल है। स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पिवट जॉइंट है दो वर्टिब्रा के दरमियान में, तो ये हमारे पास क्या शो कराते हैं, पिवट जॉइंट शो द लिमिटेड रोटेशनल मूवमेंट, यानी कि हम अपनी गर्दन को एक ख़ास एंगल तक
रोटेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? रोटेशन, लेकिन वो भी लिमिटेड एक्सटेंट तक। क्वेश्चन नंबर 18 है टोटल नंबर ऑफ बोन्स विच कॉन्स्टिट्यूट द पेक्टोरल गर्डल ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कितनी बोन्स जो हैं वो एक इंसान का पेक्टोरल गर्डल बनाती हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड पे हमारे पास क्लेविकल और स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल बना रही है, दूसरी साइड पे भी क्लेविकल और स्कैपुला। तो टोटल हमारे पास कितनी बोन्स हो गई? 4 बोन्स। तो 4 बोन्स मेक द पेक्टोरल गर्डल ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक कौन कौन सी बोन्स हैं हमारे पास? क्लेविकल दोनों साइडों की, और इसी तरह दोनों साइडों की स्कैपुला। ये दोनों मिल के क्या बना रही होती हैं? पेक्टोरल गर्डल। इसका आंसर क्या होगा? बीटा, 4 बोन्स। क्वेश्चन नंबर 19 है मैंस वेस्टीज ऑफ अ टेल इज, यानी कि हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन, पहले टेल मौजूद होती थी लेकिन अभी टेल का जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, टेल की जो वेस्टिजियल बोन है वो कौन सी है? ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास कॉक्सिक बोन है जो कि हमारे पास टेल बोन है कहलाती है, जो कि अब वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुकी है। तो कॉक्सिक वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिसके रेमनेंट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन वो उससे पहले वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, उससे पहले वाले जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो उसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनके अंदर नहीं होती। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है कि फटीग इज़ नॉट पॉसिबल इन, कि थकावट कौन से मसल के अंदर नहीं होगी? स्केलेटल मसल के अंदर थकावट हो जाती है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत है। सर्कुलर स्मूथ मसल, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स, इनके अंदर भी फटीग हो जाती है, जबकि कार्डिक मसल्स के अंदर फटीग नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज दे आर अडेप्टेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली। अब होता ये है कि फटीग होती क्यों है? फटीग इसलिए होती है कि हमारे पास जब स्विच होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन से स्विच हो जाती है रेस्पिरेशन टूवर्ड द एनारोबिक। एनारोबिक में हमारे पास क्या होता है कि लैक्टिक एसिड जो है वो अकमुलेट होता है। लैक्टिक एसिड मसल में अकमुलेट होने की वजह से क्या होती है? फटीग होती है। जबकि हमारे पास जो कार्डिक मसल्स हैं दे आर अडेप्टेड टू एरोबिक रेस्पिरेशन ओनली, कि ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ही काम करते हैं, एनारोबिक पे काम नहीं करते। इस वजह से फटीग कार्डिक मसल्स में नहीं होगी बल्कि बाकी मसल्स में होगी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ सेंटर ऑफ सार्कोमियर। कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो सार्कोमियर का सेंटर बनाता है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सार्कोमियर का सेंटर कौन बना रहा है? एम लाइन बना रही है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? एम लाइन। यानी कि सार्कोमियर जो है वो बाउंड होता है बाय 2 जेड लाइन्स। ये जी लाइन्स हैं, एक जेड लाइन और दूसरी जेड लाइन के दरमियान। तो दूसरी जेड लाइन हमारे पास ये है, ये मौजूद है। 2 जेड लाइन के दरमियान में हमारे पास जो है वो सार्कोमियर है। उसका सेंटर जो है वो बाइसेक्ट होता है एक डार्क लाइन से, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम एम लाइन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एन आइडियल एग्जांपल ऑफ फाइब्रोकार्टिलेजिनियस जॉइंट। फाइब्रोकार्टिलेजिनियस जॉइंट की एग्जांपल कौन सी है? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है हमारे पास है वो एग्जांपल है फाइब्रोकार्टिलेजिनियस जॉइंट की। और ये आइडियल एग्जांपल है क्योंकि इंसानों के अंदर ये जो फाइब्रोकार्टिलेजिनियस जॉइंट है यानी कि सिम्फाइसिस प्यूबिस जो है ये हमारे पास इमूवेबल होता है। दिस इज इमूवेबल, ये मूव नहीं कर सकता। लेकिन फीमेल्स के अंदर जो है वो स्लाइटली मूवमेंट शो कराता है। फीमेल के अंदर स्लाइटली मूवमेंट शो कराता है, लेकिन किस टाइम पे? एट द टाइम ऑफ बर्थ स्लाइटली मूव करता है, वो भी एट द टाइम ऑफ बर्थ के दौरान। बाकी ये फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट की आइडियल एग्जांपल है जो कि इमूवेबल होती है नॉर्मली, लेकिन फीमेल के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ये स्लाइटली मूव करता है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ए बैंड। तो स्टूडेंट हम लोगों को पता है कि ए बैंड जो होता है उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। एक्टिन एंड मायोसिन दोनों बैंड, दोनों जो फिलामेंट होते हैं वो मौजूद होते हैं। अब होता ये है, इसको ए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एन आइसोट्रॉपिक होता है। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि ये इट कैन पोलराइज द लाइट, ये लाइट को पोलराइज कर सकता है। तो करेक्ट कौन सा हुआ? डेल्टा ऑप्शन, मायोसिन एक्ट एज अ पोलराइजर ऑफ लाइट। ए से एन आइसोट्रॉपिक, और जो सिर्फ आइसोट्रॉपिक होगा वो पोलराइज नहीं कर सकेगा। इस वजह से ये आइसोट्रॉपिक भी गलत है, नॉन पोलराइजिंग भी गलत है, इट कंटेन ओनली मायोसिन ये भी गलत है, क्योंकि ए बैंड के अंदर एक्टिन और मायोसिन दोनों मौजूद होते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एक्सियल स्केलेटन एक्सेप्ट। एक्सियल स्केलेटन के कौन से कंपोनेंट नहीं? तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको हाईलाइटेड पार्ट नजर आ रहा है लाइट ब्लू कलर का, ये हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट है।
इसमें स्कल आ जाता है, स्कल एक्सियल स्केलेटन का कंपोनेंट है, तो इस वजह से एक्सेप्ट पूछा है इसने, कौन सा कंपोनेंट नहीं है। हाइवाइड बोन है, इस तरह रिब केज है हमारे पास जिसमें स्टर्नम भी आ जाती है, तो इस वजह से ये भी ऑप्शन किया। वर्टेब्रल कॉलम भी। एक चीज़ रह गई है शोल्डर ब्लेड, तो शोल्डर ब्लेड जो है वो हाईलाइटेड नहीं है, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। तो एक्सियल के अंदर हमारे पास स्कल आ जाता है, ऑसिकल्स ईयर ऑसिकल्स आ जाते हैं, हाइवाइड बोन, रिब केज और इसी तरह वर्टेब्रल कॉलम आ जाता है। जबकि हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर बाकी शोल्डर ब्लेड्स आ जाएंगे और क्लेविकल आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है बीटा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अ मोटर यूनिट इज़ मेड अप ऑफ। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि एक मोटर नर्व है और जो कि इनर्वेट कर रही है बहुत ज़्यादा मसल फाइबर्स को, इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचें निकल रही हैं। तो मोटर यूनिट किसको कहते हैं? हमारे पास जितने भी फाइबर्स, ऑल द फाइबर्स इनर्वेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन। हमारे पास बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट है कि अ मोटर न्यूरॉन एंड द मसल फाइबर इट इनर्वेट, कि एक मोटर न्यूरॉन होगा और जितने मसल फाइबर को ये पहुंचा रहा है वो सारे के सारे मिल के क्या बनाएंगे, एक मोटर यूनिट बनाएंगे। इसका आंसर होगा बीटा। तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बात की है स्पोर्ट एंड मूवमेंट के हाई यील्डिंग एमसीक्यूज जो कि एमडी कैट नम्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके जहन में कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।